हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट विक्टोरियन पोइट्री माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की शॉर्ट बायोग्राफी, की फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, पोइम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1812 लंदन में हुई थी, डेथ इसकी 12 दिसंबर 1889 में हुई। और ये एक इंग्लिश पोइट थे विक्टोरियन एज के। और इसका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है द रिंग एंड द बुक। और ये एक स्टोरी है रोमन मर्डर ट्रायल के बारे में, जिसके 12 बुक्स हैं। और इसके जो फादर थे वो बैंक में मतलब काम करते थे और क्लर्क थे। सो ये क्लर्क के बेटे थे। ब्राउनिंग रिसीव्ड ओनली अ स्लाइट फॉर्मल एजुकेशन। और इस तरह इसने जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज थी वो अपने फादर से काफ़ी सीखी। इसके अगर की फैक्ट्स की बात करें तो ये लिखा गया था 1842 में और सेम ईयर में इसको पब्लिश कराया गया। और इसकी जो पब्लिकेशन हुई थी वो इसके ड्रामेटिक लिरिक्स में हुई थी। और ये पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग से मुराद ये है कि जो स्पीकर है वो स्टेज पे आके एड्रेस करता है और बाकी जो लिसनर्स होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। 56 लाइन्स का पोएम है। आरोहिक कपलेट में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर है। मीटर जो इसमें यूज़ किया गया वो है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक से मुराद जिसके जो सिलेबल्स होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होते हैं। राइमिंग स्कीम की बात करें तो डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी। टोन जो है इसका इग्नोरेंट, वल्गर, सेल्फिश, एरोगेंट और ब्रूटल मैन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, इन द विक्टोरियन एरा वुमेन वर नॉट गिवन एन इक्वल राइट्स एज मैन। अब विक्टोरियन एज में क्या होता था कि जो वुमेन थी उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। इवन उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती थी उसमें भी दे वर नॉट गिवन द प्लेस ऑफ अ पार्टनर और नॉट इवन थॉट टू बी वर्दी ऑफ लव। और उनको बिल्कुल पार्टनर कंसिडर ही नहीं किया जाता था। सो देयर आइडेंटिटीज़ वर जस्ट लाइक एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट मैन कुड पोसेस एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। और उनका वजूद बिल्कुल एक चीज़ की तरह, मीन एक ऑब्जेक्ट की तरह था। उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन पे तशद्दुद किया जाता था। वुमेन वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी इन मैरिज एंड मैन वर इन चार्ज इन अ रिलेशनशिप। और वुमेन को जो है ट्रीट किया जाता है एज अ प्रॉपर्टी इन मैरिज। व्हेन ब्राउनिंग रोट दिस पोएम ही हैड दिस थिंग टू इन माइंड। सो थ्रू दिस पोएम ही ट्राई टू एक्सप्लोर द इनजस्टिस ऑफ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो उस वक्त रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये नोटिस किया कि किस तरह फ़ीमेल को जो है सप्रेस किया जाता है, उन मतलब ओप्रेस किया जा रहा है। और इस तरह इसने फिर ये पोएम लिखी है। और ये पोएम में भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो एक बादशाह होता है वो किस तरह अपनी बीवी को मारता है। सो ये सारी चीज़ें हम पोएम में देखेंगे। अब इसकी अगर बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो दोस्तों ये स्टोरी जो है इसमें हमारे पास ये दो करेक्टर्स अल्फोंसो और लुक्रीज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है। अल्फोंसो जो कि एक ड्यूक है, ड्यूक मीन्स किंग थे। और लुक्रीज़ा जो कि उसकी ब्यूटीफुल डचेस थी, मीन्स उसकी वाइफ थी। और यहाँ पे एक सिटी जो मेंशन की गई वो है फेरारा। फेरारा एक सिटी का नाम है। अब होता कुछ यूँ है कि जो अल्फोंसो ड्यूक नाम का एक किंग, जो कि फेरारा नाम के शहर का किंग था, उन्होंने एक ब्यूटीफुल डचेस जिसका नाम लुक्रीज़ा था उससे शादी कर ली थी। और ये डचेस बहुत खूबसूरत और मासूम थी, सबको अच्छे से ट्रीट करती थी, जैसे अपने हस्बैंड को ट्रीट करती थी वैसे ही सबको ट्रीट करती थी। अपने इस पॉजिटिव नेचर की वजह से, अब ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव नेचर होता है कि जब आप हर किसी का केयर करते हो, तो अपने इस पॉजिटिव नेचर की वजह से उस किंग मतलब उसके हस्बैंड यानी अल्फोंसो ने डचेस का कत्ल करवा दिया। किसका कत्ल? लुक्रीज़ा का कत्ल करवा दिया, अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया। और फिर वो किंग जो है विडो हो गए। तब वहाँ एक पड़ोसी शहर के किंग ने अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने एक मैसेंजर को किंग अल्फोंसो के पास भेजा। अब वो मैसेंजर जो कि दूसरे किंग की तरफ से था, दूसरे जो इसका हमसाया था उस किंग की तरफ से था, तो उसके पास भेजकर बातचीत करने के लिए। तो किंग अल्फोंसो ने उस मैसेंजर को अपनी आर्ट गैलरी का टूर करवाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी वाइफ का जो पोर्ट्रेट यानी जो पिक्चर दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? इस मैसेंजर को। और इसके बारे में बताने लगते हैं, किसके बारे में? अपनी बीवी के बारे में बताने लगते हैं कि और यहीं से जो है पोएम की शुरुआत होती है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव।
सो इन दो लाइंस का मतलब ये है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अब ये किसको बता रहा है, उस मैसेंजर को बता रहा है, क्योंकि वो मैसेंजर कौन था, दूसरे पड़ोस जो शहर है उस किंग की तरफ से था। तो ये उस बंदे को आर्ट गैलरी की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पे अपनी बीवी की जो पिक्चर होती है जो किसी पेंटर ने पोर्ट्रेट की थी, बनाई थी, वो दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो उसे क्या बता रहे हैं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वॉल पे, दीवार पे, मेरी वाइफ की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही और ऐसी लग रही है जैसे वो अभी भी ज़िंदा हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, नाउ फ्रा फैंडॉल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। और मैं ये कहता हूँ ये जो पेंटिंग है वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट है, मतलब इतनी ये पेंटिंग खूबसूरत है जैसे मेरी वाइफ सामने खड़ी हो। फ्रिफ एंड डॉल्फ्स ये उस आर्टिस्ट का नाम है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है फ्रफ एंड डॉल्फ्स, ये फ्रफ एंड डॉल्फ्स जो है ये उस आर्टिस्ट का नाम है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। और बादशाह कह रहा है कि उसके हाथों ने एक दिन तक बहुत मेहनत की और फिर ये पेंटिंग बनी है। यहाँ पर इस पेंटिंग को लगाया गया है, तो इस पेंटिंग की कामयाबी की वजह उस आर्टिस्ट की वजह से है। मतलब ये पेंटिंग अगर कामयाब है तो ये उस आर्टिस्ट की वजह से। कौन सा आर्टिस्ट? फ्रफ एंड डॉल्फ्स। उसके बाद अगले लाइंस में क्या होता है कि वाइल्ड प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर आई सेड फ्रफ एंड डॉल्फ इफ़ बाय डिज़ाइन नॉट नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर कॉन्टिनेंस। तो इन लाइंस का मतलब ये है, आप बैठिएगा, किसे बता रहा है? उस मैसेंजर को बता रहा है कि आप बैठिएगा और उसे देखिएगा, मेरी वाइफ की इस पेंटिंग को देखिएगा। अब ये जो ड्यूक अल्फेंसो है, मतलब जो किंग है, वो आगे कहता है कि मैंने आपको इस पेंटर का नाम इसलिए बताया क्योंकि अक्सर ये जो स्ट्रेंजर्स हैं वो जब इस पिक्चर को देखते हैं तो इसकी ये कॉन्टिनेंस है, इसकी जो चार्म है। अगले लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन है, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नस्ट ग्लैंस। और साथ ये जो जितना पैशनेट लगता है, जितनी गहराई नज़र आती है एक झलक में इस पेंटिंग को देखने में, तो वो इसमें डूब से जाते हैं। कौन? जो लोग इस पेंटिंग को देखते हैं। मतलब ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि ड्यू की भी पुरानी वाइफ कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो पेंटर है उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत नहीं थी। But to myself they turned, since none puts by the curtain I had drawn for you but I। लेकिन वो सब लोग जो मेरी वाइफ की पेंटिंग को देखते हैं वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं वापस उस पिक्चर पर पर्दा लगा लेता हूँ जिसकी डोर सिर्फ मेरे पास है। मतलब मैं तब तक वो पेंटिंग लोगों को देखने देता हूँ जब तक मैं चाहता हूँ। उसकी डोर मेरे हाथ में है, जैसे ही वो तस्वीर छिप जाती है लोग मेरी तरफ देखते हैं। बट आई and seemed as they worked asked me if they durst how such a glance came there, so not the first। और वो लोग मुझे देखकर कुछ इस तरह से कहते कि आखिर वो तस्वीर या पेंटिंग इतनी चमक कैसे रही है, ये जो एक्सप्रेशन है उस चेहरे पर जितनी वो खूबसूरत दिख रही है, आखिर ऐसे कैसे हुआ। अगर वो हिम्मत करते हैं इस तरह सवाल करने की तो वो मुझसे ये सवाल ज़रूर करते हैं। मतलब सवाल इस तरह करते हैं कि ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत कैसे बनी, क्योंकि उस पेंटर ने इतनी खूबसूरती से जो पेंटिंग उसको ड्रॉ किया है कि इवन जो उसकी वाई की जो एक्सप्रेशन है वो भी शो होते हैं। अगले लाइन में क्या कहता है, आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस सर दैट्स वाज नॉट। तो इसलिए ऐसा पूछने वाले आप पहले नहीं हैं। तो वो मैसेंजर ने भी ये सवाल पूछा था, तो ये आगे से फिर यही कहता है कि आप पहले बंदे नहीं हो जिसने ये सवाल पूछा, आपसे पहले भी जो लोग इस पेंटिंग को देखते थे उन्होंने भी ये सवाल पूछा था। सो हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक परहैप्स। कि सर मैं आपको पहले ही ये बात बता दूं कि मेरे आ जाने से उसके चेहरे पे ये जो ब्लश आता है वो नहीं आ पाता, यानी मुझे देखकर वो खुश नहीं होती थी। उसकी खुश होने के बहुत सारे वजूहात होते थे। फ्रेफ एंड डॉल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच और पेंट। हो सकता है ये जो पेंटर था फ्रफ एंड डॉल्फ, उसने उसे कम्प्लीमेंट किया होगा, मतलब उसकी तारीफ़ की होगी कि उनका जो मेंटल है, जो शॉल है, वो उनके बालों पर कुछ ज़्यादा ही पड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही उसने उसे ढक कर रखा है। मस्ट नेवर होप टू रिड्यूस द फेंट
half flush that dies along her throat, such stuff। या शायद उसने कहा होगा कि ये जो मेरे रंग है, कभी भी आपके चेहरे पर जो ब्लश है, हल्की सी जो ब्लश आपके गले के पास है, उसको कभी भी मैं पेंट से नहीं बना पाऊँगा। और इसलिए शायद वो इस तरह के एक्सप्रेशन दे रही होगी। मतलब मेरी वाइफ किसी की भी कम्प्लीमेंट का सुनकर शर्माती थी। Was courtesy she thought and cause enough for calling up to of that sport of joy, she said। अब ये जो मेरी वाइफ थी वो सोचती थी कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी है, और सिर्फ ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वो ब्लश कर देती थी। मतलब मेरी वाइफ को खुश करना बहुत ही आसान काम था। Too easy impressed, she liked whatever। या हार्ट, सॉरी ये लाइन, a heart how shall I say too soon made glad। उसके पास एक दिल था, अब मैं आपको कैसे बताऊं, वो दिल ऐसा था जो बहुत जल्दी खुश हो जाता था। Too easily impressed, she liked whatever she looked on and her looks went everywhere। और वो बहुत जल्दी इम्प्रेस भी हो जाती थी, यानी उससे जो भी पसंद आता था, वो जो भी चीज़ें देखती थी वो चीज़ें पसंद आ जाती थी, और उसकी नज़रें हर जगह जाती थी, मतलब उसे हर चीज़ पसंद आ जाती थी। सर that's all one my favor at her breast the dropping of the daylight in the west। उसके लिए सब कुछ ऐसा ही जैसे था, मतलब उसके लिए सब कुछ एक ही जैसा था, और मेरा उसके सीने पर एक नज़र पड़ना, मतलब उसके ब्रेस्ट पर एक नज़र पड़ना, मतलब जब मैं उसे रोमांटिकली देखता था, या जब शाम के वक्त सूरज वेस्ट डायरेक्शन में डूब जाता था। अब आगे क्या कहता है, द पॉग ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर द वाइट म्यूल। एक चेरीज़ का फूल उसके एक डाली तोड़कर कोई बेवकूफ़ उसके लिए लाया होगा ऑर्चर्ड से। ऑर्चर्ड मीन्स बाग। तो इससे भी वो इतनी खुश होती थी, मतलब कोई भी उसे कोई चीज़ दे देता तो वो खुश हो जाती थी। अब किसी फूल ने उसे जो है चेरीज़ का एक डाली जो थी वो उसे ला के दी थी, तो इससे भी वो ज़्यादा खुश हुई थी। अब आगे क्या कहता है, शी रोड with round the terrace all and each would draw from her air like the approving speech or blush, at least she thanked me good but thanked। और साथ ही जो सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठकर वो टेरेस पर घुमा करती थी, तो ये सारी चीज़ें उसे खुश करती थी। और किंग कह रहा है कि मैं उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो हर चीज़ को देखकर उसके चेहरे पे एक जैसी स्पीच आती थी, कुछ फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करती थी और एक जैसा ब्लश करती थी, शर्माती थी, कोई चीज़ उसके लिए स्पेशल नहीं थी, सब कुछ उसे बहुत पसंद आता था। वो लोगों का शुक्रिया करती थी, उन्हें थैंक्स कहती थी, अच्छी बात है। फिर अगली लाइन में क्या कहता है, सम हाउ आई नो नाउ नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old name with anybody's gift who would stop to blame this sort of thrifting even had you skill। तो इन 4 लाइंस का मतलब है, कभी कभी वो ऐसे शुक्रिया कहती थी जो मुझे समझ नहीं आती थी, और वो ऐसे शुक्रिया कहती थी कि जैसे मैंने उसे गिफ्ट दिया था वो सारी गिफ्ट उसके बराबर हो। मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया, मैंने उससे शादी की, और ये मेरे पास जो 9 साल, जो 900 मीन्स 9 साल पुराना ड्यूक होने का नाम है, ड्यूक मीन्स जो किंग होने का नाम है, वो नाम मैंने उसे दिया और डिचेस बन गई। बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन उसके लिए ये गिफ्ट भी उसी बराबर का था जैसे कोई जो मतलब पेड़ के पल हो या घोड़े पर टहलना हो, कुछ भी स्पेशल नहीं था उसके लिए। और उस तरह के मुजराब के लिए कौन इतना झुक कर बात करेगा। शायद ये बात समझाने के लिए मुझे झुक कर बात करना पड़ता, लेकिन मैं इतना क्यों झुकूं उसके लिए। अगले लाइन में क्या कहता है, इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल क्वाइट ले टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्कस मी हेयर यू मिस। अगर फिर भी मान लो कि शायद मुझ में क्वालिटी होती है कि मैं अच्छे से अपनी बात को कह सकता, अपनी वाइफ के पास जाता और उसे सब कुछ कह सकता कि तुम जो कह रही हो वो गलत है, और देयर एक्सीड द मार्क एज एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लिसन्ड सो नोर
plainly said। अपनी वाइफ को मैं ये कहता कि तुम्हारी ये जो क्वालिटी है इससे मुझे नफ़रत है, या मैं कहता ये जो तुम कर रही हो बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लोगों से मतलब खुल के मिलना, सबको स्माइल देना, ये सब कुछ जो था किंग को पसंद नहीं था, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें ये किंग के लिए भी यूज़ करती थी, उसे मतलब स्माइल देती थी। लेकिन ये चीज़ें ये सब के साथ मतलब इसका जो नेचर था वो पॉजिटिव नेचर था। और ये लास्ट 2 लाइन्स, हर विट्स टू योर्स फॉर सोथ एंड मेड एक्सक्यूज़ इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड आई चूज़। और अगर उसने अपनी इन आदतों को कम होने दिया होता, ना कि वो ज़िद पर अड़ जाती और बहाने बनाती। मतलब मैंने जब अपनी वाइफ को ये समझाया ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि उसने बहाने बनाए कि वो जो कह रही है या जो कर रही है वो ठीक है। Never to stop, oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile this grave I have commands, that all smiles stop together, there she stands, as if alive, will it please you rise, will we will meet। अब यहाँ पे अपनी बीवी को ये मार देता है, तो क्या कहता है, तो भी ऐसा क्या होता, मुझे ये सारी चीज़ें बताने के लिए झुकना पड़ता, मुझे उसके सामने अपनी बातों को रखना पड़ता, और मैं कभी नहीं झुकता हूँ, और मैंने चूज़ किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं झुकूँगा। और सर, अब किसको बता रहा है? उस मैसेंजर को बता रहा है। और सर, मैं आपसे सच कहता हूँ, ये सच है कि जब भी वो मुझे देखती थी वो मुझे देखकर स्माइल करती थी, लेकिन यही स्माइल वो हर उस इंसान को करती थी जो उसके साइड से गुज़रता था। कुछ भी ख़ास नहीं था उस स्माइल में जो वो मेरी तरफ़ करती थी। और अब बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मैंने कुछ कमांड्स दिए, मैंने अपने सिपाहियों से कुछ कहा, और फिर सारी स्माइल्स रुक गई। अब वो वहाँ खड़ी है जैसे वो ज़िंदा हो। मतलब मैंने उसकी मुस्कान को रुकवा दिया, मैंने उसे मरवा दिया, अपनी वाइफ को मार डाला, और अब सिर्फ उसकी ये पेंटिंग बची है जो ऐसी लगती है जैसे वो ज़िंदा हो। एज़ इफ़ अलाइव विल यू राइज वी विल मीट, तो ये पढ़ लिया हमने। अब ये अगले लाइन का क्या मतलब है? कंपनी बिलो देन आई रिपीट द कोट योर मास्टर्स नॉन बेनिफिसेंस। तो अब आप उठिएंगे, चलिए हम नीचे चलते हैं। उस मैसेंजर को बता रहा है कि आप उठिए, और अब हम दोनों जो है नीचे चलते हैं, नीचे जो लोग खड़े हैं उनसे मिलकर आते हैं। अब नीचे कुछ और लोग भी खड़े हैं। एज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन for dowry will be disallowed, though its fair daughter is self as I would। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो काउंट है, आपके मास्टर जिनकी बेटी से मैं शादी करने वाला, वो बहुत ज़्यादा जेनरस है, लोगों को बहुत पैसे देता है। इनकी ये जेनरसिटी मतलब इनकी ये सखावत इस बात का सबूत है कि वो कोई बात जो मैं जहेज़ के लिए करूँगा उसे मानेगा, मतलब मना नहीं करेगा। जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे ज़रूर दिया जाएगा। एट स्टार्टिंग इट्स माई ऑब्जेक्ट नै वी विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस नेपट्यून, तो taming a seahorse thought a rarity which claws of Innsbruck cast in bronze for me। इन 4 लाइन्स का मतलब है, बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे जहेज़ में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसकी डॉटर में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब ये बातें सारी ये मैसेंजर से कह रहा है कि मुझे जहेज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ उसकी बेटी में इंटरेस्ट है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बल्कि मैं हमेशा से उसे पाना चाहता था। नहीं सर, अब हम दोनों एक साथ ही नीचे जाएंगे, और नोटिस कीजिए नेपट्यून को वहाँ एक स्टैचू है, मतलब एक जो मुजस्मा है वो है गॉड ऑफ नेपट्यून की, जो कि एक सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेपट्यून कौन था? ये गॉड ऑफ नेपट्यून था, मतलब ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड था, और बहुत ही नायाब आर्ट है। ऐसी स्टैचू आपको देखने को नहीं मिलेगी, और वो स्टैचू उसने दिखाया, किसके? नेपट्यून का, मैसेंजर को दिखाया है। सो ये लास्ट लाइन, विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, और ये क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने बनाया था, जो आप फेमस इंसान थे,
मतलब ये एक आर्टिस्ट था, उन्होंने एक ब्रॉन्ज़ मेटल में ये स्टैचू मेरे लिए बनाया था। तो इस पर मैं ज़रा नज़र डालूँगा और आप भी इस पर नज़र डालिएगा, इसे भी ज़रा देख लीजिएगा। तो ये बंदा कौन था? एक क्लॉज ऑफ इंसब्रग, ये जो था कौन था? ये एक आर्टिस्ट था। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो है एंडिंग हो जाती है। और इस तरह अब अगर इसके थीम की बात करें तो जेलसी इस तरह, क्योंकि किंग का जो नेचर था वो डिफरेंट था, लेकिन इसकी जो वाइफ का नेचर था वो पॉसेसिव नेचर था। तो ये उससे जेलसी फील करता था कि इसकी वाइफ क्यों, उसका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो सबके साथ अच्छा है। ही ट्रेड अगेन, किंग जो था उससे नफ़रत भी करता था। अपने पावर को किस तरह उसने यूज़ किया अपनी बीवी को मार के। और उस वक्त जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, तो मेल जो था वो कुछ भी कर सकता था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये विक्टोरियन इरा की बात हो रही। और स्टिल आजकल भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं, बट इट्स फार मच बेटर देन विक्टोरियन एज। द थर्ड पॉइंट इज़ द पॉलिटिकल एंड सोशल पावर provided by the speaker, the Duke, and his attempt to control the domestic sphere, his marriage in the same way that he rules his lands। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ये इस तरह इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि जब किंग के पास इतनी पावर थी कि वो कुछ भी कर सकता था, वो इस तरह लोगों को कंट्रोल करता था कि यही कंट्रोल करना ये अपनी वाइफ के लिए भी यूज़ करते थे। मतलब उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मतलब वॉचमैन एंड वाइफ। तो ये इस चीज़ को नहीं समझ पाया, इसलिए इसने अपनी जो वाइफ थी इसको मरवा दिया था। और आर्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि आर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब उसकी वाइफ को तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस आर्टिस्ट ने इतनी खूबसूरती से उस आर्ट को बनाया था कि जो लोग उसको देखते थे तो वो यही सोचते थे कि उसकी वाइफ बहुत प्यारी होगी। अब वो प्यारी थी या नहीं, वी डोंट नो, बट उस आर्टिस्ट ने, फ्रे वेंडोल्फ जो आर्टिस्ट था, उसने इतनी खूबसूरती उसको उस आर्ट को पोर्ट्रे किया था कि लोग उसे देखते ही हैरान हो जाते थे। सो यहाँ पे दोस्तों वीडियो की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।